दुनिया जीतने की चाह हर किसी को होती है, पर बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि अगर हम अपने माँ बाप को, अपनों को जीत ले, तो जिंदगी में कुछ भी जीतना मुश्किल नहीं है। ध्वनि, क्या आती तू? 1 घंटा हो गया ना स्कूल छूट के। मम्मी कितनो बरसात हो तो सब जगह पानी भर गया है। अच्छा, पड़ोस के बच्चे तो सारे आ गए घर पे। तू बारिश में खेल रही थी ना, इसी खिलवाड़ की वजह से फेल हो गई गणित में। मोड़ू सुजुआ छे, तेरी क्लास के जीनल ने पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया है। तेरे पापा को भी पता चल गया होगा, आ रहे होंगे अभी। नहीं मम्मी, आपको तो पता है ना, एग्जाम के दिन मुझे 104 बुखार था। एना माटे मारू पेपर सारू नतु गयो। आप पप्पा को बोल देना प्लीज। हाँ, बात मनी नहीं, तारा पप्पा ने समझाओ। लेकिन मम्मी, ध्वनि, तारा पप्पा आ गया। आपके लिए चाय बना दूं गरमा गरम, या फिर सीधा खाना खाओगे आप? ध्वनि क्या छे? ध्वनि क्या छे? ध्वनि बोलो, मने जोईने भणवानुं नाटक करे छे। मम्मी, मैं बहुत बुरी हूं ना। मेरे वजह से पापा ने आपको भी चिल्लाया। सांभर बेटा, तू मुझे देख रही है ना, मैं नहीं चाहती कि तू मेरे जैसी जिंदगी जिए। तने खबर छे, मैं नर्स बनना चाहती थी। देख क्या बनकर रह गई। ध्वनि, एक ही तरीका है अपनी जिंदगी को संवारने का। खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, कुछ बन जा, अपने पैरों पर खड़ी हो जा, और फिर अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी। समझ रही है ना बेटा? आराम से। कितनी बार फंक्शन के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। अरे हाँ हाँ, मैं रेडी हो रही हूँ, तू भी जल्दी रेडी हो जा। मैं नानी को बोलती हूँ। अरे हो पण रेडी छु बाबा। सब रेडी है तो फिर निकलते हैं ना। हेलो, तुम लोग फंक्शन के लिए निकले या नहीं? बस निकल रहे हैं। माँ, मैं भी डांस कर लूं। छेली वक्त अच्छी खबर नहीं कब डांस करने मिलेगा। ध्वनि, ध्वनि।
ચાલ લેટ થઈ ગયું. अपना ध्यान रखना हो. आप भी ना तुम्हें बहुत मिस करीस. प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ ना. ऐसा मत कर बेटा. तुझे पता है कि इतनी हिम्मत से ये फैसला लिया है. खबर नहीं હું તારા વગર કેવી રીતે રહીશ. હા હા બરોબર છે. તું સારા પ્યાર બેટી पे લૂંટા દે. हाँ तो तारे માટે કાઈ નથી. हाँ छोड़ दूंगी तेरे को. ठेका नहीं ले रखा है मैंने तेरा. माँ कैसी माँ? क्या किया है तूने मेरे लिए? अपना रिश्ता ना एक समझौता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं. और वो भी ना आज खत्म हो जाएगा. उसके बाद तुम मरे जिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. और आज बची हमारा रस्तो अलग, मारो रस्तो अलग. बस હવે आज સાંભળવાનું બાકી હતું. अब क्या बचा है जीने में? उसे तो मरना ही अच्छा है. धनी बेटा, वो भगवान ने तारा माटे प्रार्थना करीश. सब ठीक हो जाएगा. आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे. आओ जो. मैं नानी को बहुत मिस करूंगी. जो भी हो, पर वो मेरा बहुत ध्यान रखती है. मैं तो कल स्कूल के टिफिन में भी खीर लेके जाऊंगा. सारू छे. आजो तारा माटे वो फंक्शन में से ना थोड़ी सी बचा ली. तुझे पसंद है ना? खा लेना. अच्छा सुन, टाइम हो गया, मैं निकलती. मम्मी આટલો બધો પ્રેમ કરે છે, मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? फैसला बदला भी तो जा सकता है. नहीं और लेट થઈ ગઈ છે तो अपना ध्यान रखना. मैं निकलती हूँ. पाछड़ ले. बाईपास पर एक लड़की की बॉडी मिली है सर. काफी बुरी हालत में. लड़की के साथ रेप भी हुआ. उसके बाद किसी भारी चीज से उसके सर पे वार किया गया है और शायद मरने के लिए बाईपास पर फेंक दिया गया है. सर डॉक्टर का कहना है कि लड़की की बॉडी में जहर भी है. मेटलिक पॉइजन है, खाने के साथ दिया जाता है. अगर कम मात्रा में दिया जाए तो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, लेकिन इस केस में मात्रा बहुत ज्यादा है. लड़की के पास समय बहुत कम है सर. कुछ पता चला कौन है ये लड़की? सर ये लड़की का पर्स. बस यही मिला है? कार्ड कैश कुछ नहीं? नहीं सर. रेपिस्ट ने इतनी दरिंदगी दिखाई और मरने के लिए जहर दिया. आज तक किसी भी केस में मैंने इसे देखा नहीं है. या हो सकता है जहर देना भी प्लानिंग का हिस्सा हो. देखने से तो ये रोड रेज का केस भी लग रहा है. बट व्हाटएवर इट इज, ये कोई नॉर्मल रेप केस तो नहीं है. सर लड़की की बॉडी पर कोई डीएनए, कोई सीमेंट सैंपल नहीं मिला है. और सर बाईपास पर इतनी गाड़ियां चलती है, कैसे पता लगाएंगे कि उस लड़की के साथ इतनी हैवानियत किसने की है? एक काम करो, क्राइम सीन पे चलने की तैयारी करो. यस सर. मेरी गट फीलिंग और जुर्म के तरीके को देखकर कह सकता हूं कि हमारी एक नहीं कई रातें काली होने वाली हैं. लड़की की पहचान सबसे बड़ा चैलेंज होगा. वो खुद कुछ बता पाएगी, इसके आसार तो ना के बराबर है. पर क्या वो वाकई में इंसान होगा जिसने इस लड़की के साथ इस तरह के जुर्म की कल्पना की होगी? ધ્વનિ નામ છે મારું અને હું મારા મમ્મીની ફેવરેટ છું અને હું એમને બહુ પ્રેમ કરું છું. अरे बस कर હવે, सबको पता चल गया. चले घरे चले.
लड़की यहां तक पहुंची कैसे? ए सुनो, तुम रोज इसी जगह खड़े होते? किसी एक जगह पे तो नहीं रहता हूँ साहब, पूरे एरिया में घूमते रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? कल एक 20-22 साल की लड़की को देखा था यहाँ तूने, कुछ पता उसके बारे में? कल तो मैं इस तरफ नहीं था साहब, वो उस तरफ था। एक ड्राइवर है साहब, वो मेरा रेगुलर कस्टमर है, वो बता रहा था कि उसने किसी लड़की को देखा। अभी कहाँ मिलेगा ये टैक्सी ड्राइवर? टैक्सी चलाता है साहब, ऐसे कैसे बता सकता हूँ मैं? तेरा रेगुलर कस्टमर है ना, उसका फोन नंबर, टैक्सी नंबर कुछ तो बता सकता है उसके बारे में? ऐसी भी कोई जान पहचान नहीं है सर, वो फोन नंबर, टैक्सी का नंबर तो नहीं पता, पर साहब उसके गाड़ी पे ना एक लाल कलर का बाज का स्टिकर है सर। बाज का स्टिकर? हितेश, बाज के स्टिकर वाली, बिना बाज के स्टिकर वाली बाईपास पे आने जाने वाली हर टैक्सी को अच्छी तरह से चेक करो। ये टैक्सी ड्राइवर मुझे किसी भी हालत में चाहिए। सर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। याद तो बहुत आएगी मुझे तेरी। मम्मी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। जिंदगी की यही रीत है बेटा, लग्न पछी छोकरी ने सासरिये जाउच पड़े। इस फुटेज में तो ये लड़की बिल्कुल ठीक लग रही है, और इसके तकरीबन 2 घंटे के बाद ये बाईपास में मिली। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है इन्हीं 2 घंटों के बीच में हुआ है। हितेश, एक काम करो, ये टैक्सी ड्राइवर जहां भी मिले उठाओ इसे। साहब मुझे क्यों बुलाया, मैंने क्या किया है? उस दिन बाईपास रोड पे इसी लड़की को लेके गया था ना तू? हाँ साहब, हाँ तुम्हारो काम छे। जल्दी बोल, क्या किया उस लड़की के साथ? बोल। मैंने क्या किया है साहब? रेप किया उसका, उसको जहर दिया और मरने के लिए बाईपास रोड पे फेंक दिया उसे। यह किया है तूने? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से बोल रहा हूँ। मैंने उसको जनता कॉलोनी से बिठाया था और बाईपास रोड पे इसको सही सलामत उतार दिया था साहब। उतार दिया या फेंक दिया? साहब मैंने फेंका नहीं साहब, जब मैंने उसको उतारा तो वो सही सलामत थी साहब। वहाँ पे एक चाय वाला भी था, उसने सब कुछ देखा है, अब उससे पूछ लीजिए ना। चाय वाला? हाँ साहब, साइकिल पे चाय बेचता है वो। के घर में फंक्शन था और अस्पताल में भर्ती। एक मिनट, उस लड़की ने भी टैक्सी इसी कॉलोनी से ली थी और उसकी बॉडी में भी यही जहर मिला है, तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि उसे भी जहर इसी फंक्शन में दिया गया। हितेश, मूव। जिसने भी इन्हें जहर दिया वो दरिंदा है सर, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। छह घंटे के अंदर अंदर ये मामला एक लड़की के रेप केस उसे जहर देने से बढ़कर मास मर्डर तक पहुंच गया। पता नहीं अब सब कुछ यही रुकने वाला है। और ये उसकी माँ है। हमारी मैडम कुछ फंक्शन वगैरह होता था तो उनको मदद के लिए बुलाती थी। तीनों को? नहीं, सिर्फ मेहंदी को। इन दोनों को तो मैंने पहली बार देखा था। अच्छा, इसके अलावा कुछ अजीब नोटिस किया तुमने? हाँ, एक बात अजीब लगी मुझे। कल जब मैं किचन में गया तब मेहंदी खीर लगा रही। आंसू करे छे, खीर तो बनी हुई थी ना, ये क्या डाल रही हो ऊपर से? फ्लेवर है, खीर में अच्छा स्वाद आ जाएगा, देखना सब हाथ चाट चाट के खाएंगे। इसका मतलब है उस खीर में ही जहर था सर, जिसे खाकर आधे लोग मर गए और आधे लोग हॉस्पिटल में। उस औरत ने अपनी बेटी को भी जहर दे दिया और उस लड़की को भी। एक मिनट, इसका मतलब उस परिवार के अलावा वो 18 लोग भी अपनी जान से हाथ धोने वाले हैं। डॉक्टर्स का भी यही कहना है सर। कौन था मैं? नमस्ते मैडम, मैं मेहंदी छू। पास से पता चला कि आपको घर काम के लिए हेल्पर की जरूरत है। जरूरत तो छे, पर पूरे महीने के लिए नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए। चाल से मैडम, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं कर लूंगी। ठीक है, पर बहुत सारा काम होगा। शादी का माहौल है, बहुत सारे मेहमान भी होंगे। બધું કરી લઈશ ને? आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। ठीक છે, ચાલ અંદર। ये हमारा किचन है, हाँ, અને આગળ જઈને પછી આ हमारू बेडरूम और ये मेरे बेटे का बेडरूम, हाँ, और ये आगे जाके यहाँ पे ऊपर टेरेस और ये हमारा हॉल।
ठीक है? तुम जाके ना किचन में थोड़े से बर्तन है वो पहले घिस लो, बाकी का काम मैं बाद में बताती हूँ। हाँ, जाओ। डार्लिंग, आजू बाजू જોઈ તો લો। हाँ कई वांधो नहीं, 1 કલાકમાં આવજો। હા, બાય। या श्योर आई विल डू डोंट वरी। बाय मम्मी। अरे तू क्या जाए छे? फोन रख पहले तू। एक काम था छोटा सा। फोन रख। अच्छा, एक मिनट। कैन आई कॉल यू लेटर? ओके, थैंक यू, बाय। हाँ, तुझे पता है ना 2 दिन में तेरी शादी है, अब तू बाहर नहीं जा सकता। कितने तामझाम है और उसके लिए एनर्जी जरूरी है। और एनर्जी रखने के लिए क्या चाहिए? क्या? खाना। और खाना तुम्हें खाना है ना? तो चलो, तुझे ने बेस हूँ नाश्ता ले आओ। मैडम आप बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। ना, मेरे बेटे को तुम्हें ही खाना खिलाती हूँ, है ना बेटा? हाँ मम्मी। जा, तुम बैठ, मैं खाना लेके आती हूँ। चल, तुम बाकी का काम देख लो। हाँ, जा बैठ। हाँ। हाँ सर, काले जोजो हतु, ये दोनों यहीं बस स्टॉप पर बैठे थे। ये यहाँ से कहाँ गई कुछ पता है? सर ये तो नहीं पता, क्योंकि मेरी बस आई जब तक दोनों यहीं थे, उसके बाद मैं निकल गया। ये नानी भी थी इनके साथ? सर इनको तो नहीं देखा, बस वो दोनों ही थी। अच्छा जी, तुम्हें बड़ा पता है। आंटी, पानी की बोतल आपो ने। शू तेना खबर नहीं थी के मेरी माँ मुझ पर जान छिड़कती है। आज भी ऐसे करती है जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूं। शादी के बाद तुम्हें मुझे उनसे तो शेयर करना ही पड़ेगा। पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है शादी के बाद तुम दोनों में सॉलिड कंपटीशन होने वाला है। देख लेना। वो दूध किसके लिए? आपकी मम्मी के लिए, वही देने जा रही थी। अच्छा, लाओ मैंने आपको मिल जाता हूँ। मारा पर खोटो आरोप मुकी रही है। जब तू दिल्ली गया ना, तभी जबरदस्ती रात को मेरी रूम में आ गई और फिर छी छी छी। बाप समझ ससुर के बारे में इतनी गंदी बातें करते हो। कल उठ के अगर उसको लड़के हुए बच्चे हुए तो ऐसे ही संस्कार उस पर डालेगी। मेरी माने ना तो ऐसी लड़की को इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें पियर मोकली दे पाछी। दरवाजा खोलो प्लीज। वो लड़की मर गई, उसकी डेथ हो गई और उसका नाम तक हमें पता नहीं है। इससे पहले कि ये औरत कुछ और तबाही मचाए, इस तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है। सर, जिस फैमिली का मर्डर हुआ था उसके पड़ोसी का फोन था। उसका कहना है कि मेहंदी उसके बगल वाले मोहल्ले में रहती है, हनुमान मंदिर के बगल वाला घर। हनुमान मंदिर? हनुमान मंदिर चलो तुरंत। घर को अच्छी तरह से सर्च करो, देखो कहीं कुछ मिलता है क्या। जहरा पी थी तू? पर उन लोग में तो बहुत प्यार था, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी वो। ये मेहंदी और उसकी माँ कहाँ जा सकते हैं, कुछ बता सकती हैं? उनका कोई रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार तो नहीं खबर, पर हाँ उनके घर पे बहुत लोगों का आना जाना रहता था, ज्यादातर लड़की आती थी। थैंक यू। आ छोकरी कौन छे? हाँ, हमारा दूर नी बेन नी छोकरी छे, कुछ दिनों के लिए आई है। अच्छा सर, ये कुछ आईडीज मिले। नानी, माँ, बेटी, तीनों के डॉक्यूमेंट पर तीनों का एक ही नाम है, मेहंदी चा।
ये कैसे हो सकता है? ये क्या माजरा है? सर, अंदर से पर्स मिला है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, एक फोटो भी है। ऐसा लग रहा है शायद छुपा के रखे गए थे। इस पे रांची का एड्रेस है और ये 20 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। सर एक मिनट, सर इस फोटो के पीछे जो बिल्डिंग है शायद भरूच के विजयनगर की है। तो हो सकता है ये वही हो। फौरन एक टीम भरूच भेजो। जानता हूं ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है, पर क्या करें, कोई चारा नहीं हमारे पास। एक मिनट सुनना, इसको देखा तुमने? सर ये तो जमुना भाई है और ये उनका बेटा मयूर। इन तीनों में से किसी को पहचानते हो? सब चुरा लिया, सारा महंगा कीमती सामान सब उड़ा लिया। बे दिवस बची मारा लगन छे। पता नहीं कहां से घूमती फिरती आई थी। मम्मी ने तो हेल्प करने के लिए रखा था उसे, शादी का काम संभालने के लिए। हमने शू खबर की वो चोर निकलेगी। जमुनादास जी, अजीब बात है, आप अपनी पहली पत्नी को नहीं पहचान पाए? तो अपरा छे? अपरा, जो कुछ देर पहले तक आपके घर में थी। सर मेरी तरफ जोयू पर में थी, और मैं उसकी तरफ क्यों देखता? ये 3 साल का था तब वो हम सब लोग को छोड़कर चली गई थी। छोड़कर चली गई थी मतलब? 20 वर्ष पहला इसी घर में चोरी कर कर वो कमीने आसिफ के साथ दुबई भाग गई। आसिफ कौन? उसका बॉस। अपरा ने मुझे ये बोलकर ही उससे मिलवाया था कि वो उसकी नौकरी लगाने वाला है। मगर सच बताऊं सर, वो दोनों का लफड़ा था, लफड़ा। दुबई जाने के बाद उसने मुझे चिट्ठी भेजी कि मैं घर छोड़कर जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हितेश, आसपास के एरिया के जितने भी सीसीटीवी सबको अच्छी तरह से चेक करो। देखो वो किधर गई है या फिर कहां जा सकती है। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं अब वो और क्या प्लान बना के निकली यहाँ से। इससे पहले कि वो कुछ और करे, हमें उसे रोकना होगा तुरंत। हेलो, ठीक है, लॉकअप में डालो उसे। सर वो चाय वाला पकड़ा गया। इनको क्यों लेके आए मैडम? चल बोल, जल्दी बोल, उस रात लड़की के साथ तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया सब। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी 2-4 हड्डियां तोड़ो, उसके बाद ये बोलेगा। बता दो सब, बता दो। ये ध्वनि का घर है? अब वो यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती है बता सकते हैं? पता नहीं। तब तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि कुछ देर पहले उसकी मौत हो गई है। मैं मारी ध्वनि ने। आपकी वजह से उसकी मौत हुई मतलब? 4 साल पहले वो यहाँ आई थी जब उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। उन्हें बड़ी खबर थी कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या हो रहा था। उसकी मम्मी ने बताया था मुझे। ध्वनि ने फोन आई, वो तो बहुत रो रही थी। वो उसके साथ जबरदस्ती हो रही है, रेप हो रहा है उसका। क्या फालतू बात कर रही है? अब पति के साथ सोने को भी तुम माँ बेटी रेप बोलोगी? नहीं नहीं, पति नहीं, ससुर। हाँ शू बोली है? दोबारा ऐसी फालतू बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जा काम करने दे। मेरे ही डर से मेरी बेटी अपने ही घर में नहीं आ पाई। तो उसके बाद वो कहाँ गई आपको नहीं पता? मैंने पता भी नहीं किया, समाज के डर से। उसकी माँ भी उसको याद कर करके रो रो के चली गई। मैंने तो लागे उसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। आपको पता है कि वो इतने टाइम कहाँ थी? देखिए 4 साल पहले वो कहाँ थी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों पहले वो भरूच में किसी अपरा की बेटी बनकर रह रही थी। भरूच? अपरा? जब उसके अपनों ने ही उसे नहीं अपनाया
तो दूसरों को अपना बनाकर जीने लगी हूँ। 4 साल पहले धोनी जब गायब हुई वो 17 साल की थी सर। तो मतलब जब उसकी मौत हुई वो 21 साल की थी। ओके। हेलो सर, एमजी बाईपास पे एक औरत ने एक रिक्शा वाले और एक सवारी पर चाकू से हमला किया है। सर, उन दोनों को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है और उस औरत को पुलिस स्टेशन लेकर आ रहे हैं। सर, मुझे लगता है ये वही औरत है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अपना बहन, इरादा क्या है तुम्हारा? और कितनी लाशें गिराओगी? अपने घर में तुम इसलिए गई थी ना, किसे मारना चाहती हो बोलो? अपने पति की दूसरी बाइडी को। वो दूध किसके लिए? अपनी मम्मी के लिए, वही देने जा रही थी। लाओ, मैं आपको मिल ही जाता हूँ। पर मारा नहीं, सिर्फ चोरी की। क्यों? क्योंकि मेरा पति और मेरा बेटा उसके साथ खुश है। मयूर उसे ही अपनी मां मानता है। उसे तो शायद पता भी नहीं कि मैं उसकी मां हूं। अभी मुझे सीधी तरह से ये बताओ, क्यों कर रही हो ये सब? खत्म कर देना चाहती हूँ हर उस चीज को, हर उस इंसान को जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। त्यारस मैंने शांति मठ से। पर तुम तो अपनी मर्जी से गई थी ना, चिट्ठी भी भेजी थी तुमने। चिट्ठी मैंने नहीं, आसिफ ने भेजी थी, ताकि जमुना कभी मुझे ढूंढे ही ना। मैं जमुना की वजह से इस नरक में गिरी। अने जमुना ये शू करियो, नकली चिट्ठी पे भरोसा कर लिया। मतलब? जमुना की कमाई कुछ खास नहीं चल रही थी, हमें पैसे की जरूरत थी, तो मैं नौकरी के लिए निकली। मेरा बेटा छोटा है तो मैं वो फुल टाइम जॉब नहीं कर पाऊंगी। पार्ट टाइम जॉब रहेगा ना तो वो मैं कर लूंगी। जमुना, मैं ना बहुत लकी हूँ जो आसिफ जैसा बॉस मिला। 6 महीने हो गए लेकिन जॉब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। और बहुत ध्यान रखता है। मुझे तो लगता है ना हमारी लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी। अपना दुबई का एक काम आया है, 1 वीक की ट्रिप है भाई। फैमिली फंक्शन मैनेज करना है। तुम खूबसूरत हो, अच्छे मैनर्स हैं, अच्छे पैसे भी नहीं। बता जाओगी? पैसे की बहुत जरूरत थी। मैं उसके साथ दुबई चली गई। वहां जाके पता चला कि खेल कुछ और ही है। मुझसे मेरा पासपोर्ट छीन लिया और मुझे बेच दिया। तो तुम वापस इंडिया कैसे आई? जब मैं किसी काम की नहीं रही तो आसिफ ने मुझे वापस बुला लिया। क्यों? तुम वापस अपने घर भी जा सकती थी ना, क्यों नहीं गई? आसिफ मेरे वीडियोस बनाता था और मुझे ब्लैकमेल करता। रोटली, घर यानी कपड़ा देकर मुझे बच्चियों को तैयार कराने के काम में लगा दिया। बच्चियों को तैयार करना मतलब? कौन बच्चियां? किस लिए? गरीब मजबूर बच्चियां जिन्हें वो फुटपाथ से उठा था, और उनके माँ बाप को सपने दिखाता कि उन बच्चियों को पढ़ाएगा, लिखाएगा और बड़ा करके उनका लगन करवाएगा। तुम उन बच्चियों के साथ क्या करती थी? सिर्फ मैं नहीं, फाल्गुनी भी यही काम करती। हम नए नए मोहल्ले में घर लेते, उन बच्चियों को रहना सहना, ठीक से बात करना सिखाते थे। उसके बाद बाबा उन बच्चियों को अमीर पार्टियों में, अमीर घरों में काम के नाम पे धंधे के लिए भेजता। उन बच्चियों की भी वैसे ही वीडियोस बनाता ताकि वो बच्चियां भी काम छोड़कर कहीं भाग न सके। लोगों से अपनी बच्चियां दे क्यों देते हैं? ऐसा क्या करता है वो? मजबूर गरीब बच्चियों का फायदा उठाता, उनका मसीहा बनकर जाता। वो मासूम बच्चियां उसे बाबा कहकर बुलाती। हमारो QR कोड छे। ऐसा टैटू तो हमने उस बच्ची ध्वनि की मां पर भी देखा था। उसका QR कोड था। हाँ। और तुम 3 औरतों के डॉक्यूमेंट्स मेहंदी नाम से क्यों थे? वो हर बच्ची का नाम मेहंदी ही रखता ताकि अगर कोई कभी पकड़ा जाए तो उसकी असली पहचान सामने ना आ सके। इतना सब कुछ जानती थी तुम उसके बारे में, पुलिस के पास आना चाहिए था ना तुम्हें। हटलू सरल न थे, वो बहुत बड़ा आदमी है। जब ध्वनि आई तो हमें लगा कि यही हमारा परिवार है। फिर हमने सोचा कि बाबा के चंगुल से आजाद हो जाएंगे, भाग जाएंगे यहां से। बस હવે બહુ થઈ ગયું।
अब हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। तो तुम भागी क्यों नहीं? भागी तो थे। सबसे पहले ध्वनि गई थी, लेकिन उसे पता चला कि उसकी माँ मर गई और उसका बाप उसे कभी नहीं अपनाएगा। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो उसने बाबा के पास वापस आने का फैसला किया। उस फंक्शन में तुम तीनों औरतें साथ में गई थी, तो तुम तीनों वहां से भागी कब? फंक्शन के बाद ही अलग होने का प्लान था। इस फंक्शन में तुमने लोगों को जहर दिया था ना, उसमें वो लड़की भी थी जिसे तुम अपनी बेटी मानती थी, उसे भी क्यों? मैं नहीं चाहती थी कि वो उस नरक में वापस जाए। बाबा के फायदे के लिए वो रोज मरे, इससे अच्छा तो एक बार में मर के मुक्ति पा जाए। इसीलिए मैंने उससे मुक्त कर दिया। जिन्हें तुमने मारा उनमें 2 बच्चे भी थे, उन्हें क्यों मारा? कोई मासूम नहीं था। बाबा के बाद बच्चियों के खरीद फरोख्त में ये परिवार सबसे आगे था। उस घर के हर आदमी ने मेरा रेप किया है। मैंने सोच लिया था जब भी मौका मिलेगा ना, मैं सबको खत्म कर दूंगी। तुम्हें पता है, उस परिवार के अलावा भी तुमने 18 लोगों की जान ली। ज्यादा भी होते ना तो फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी ने मेरा दुख सुना, और गेहूं के साथ ना गुण भी पिसता है, वही हुआ। अगर वो परिवार जिंदा रहता ना, तो पता नहीं कितनी बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती। आज तारीख सोचिए, 12 जुलाई। क्यों? बचा लीजिए, उन बच्चियों को बचा लीजिए। किन बच्चियों को बचाने? किसकी बात कर रही हो तुम? मेहंदी और हिरन 10 साल की बच्ची हैं। बाबा उन्हें पाकिस्तान गुजरात बॉर्डर पे बेचने वाला है। हेलो, बिना पेमेंट हुए माल बॉर्डर नहीं पहुंचेगा। उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। हितेश, उसका नंबर नोट करो और पता करो कि इस बाबा की करंट लोकेशन क्या है। वो फास्ट। सर, ये बाबा आसिफ अंसारी, ये ऑनलाइन न्यूज पोर्टल चलाता है सर। व्हाट? ये बाबा एक जर्नलिस्ट है? हाँ सर, और काफी बड़े बड़े लोगों में इसकी पहचान भी है, गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर पर भी। मतलब बॉर्डर पे बच्चों की तस्करी हो रही होगी। हितेश, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो तुरंत। कहाँ भाग रहा है? हाँ? बच्चों को लेके जाएगा? चल चल। इन्हें चाइल्ड वेलफेयर वालों को फोन करो और इन दोनों बच्चियों को इनके माँ बाप तक पहुंचाने का इंतजाम करो। इस केस में एक के बाद एक कई लेयर्स खुलती चली गई और एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया जो गरीब मासूम बच्चियों को, लड़कियों को इस पेशे में धकेलता था। यह केस इस ओर भी इशारा करता है कि एक इंसान, एक नागरिक के रूप में हमें बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि अच्छी जिंदगी का सपना दिखाकर कईयों की जिंदगी उजाड़ देने का प्लान बनाए कई आसिफ हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। याद रखिए, इस मतलबी दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी का भला नहीं करता। देयर आर नो फ्री लंचेस। करिश्मा! 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 योगेश, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ है मेरी दवाइयाँ? वो डस्टबिन में डाल दी थी मैंने। मेरी दवाइयाँ उठा के तुमने डस्टबिन में डाल दी। एक लंबी सांस ले, एक लंबी सांस ले। देख बेटा, हम दोनों का तेरे अलावा कौन है? हम तेरा भला चाहते हैं और तेरे अच्छे सेहत की कामना के लिए ही मैं वैष्णो देवी गई थी ना। और आज भी हम दोनों इसीलिए ही जगराता में जा रहे हैं। करिश्मा, तुझे ब्यूटी पार्लर जाना था ना, जा हुआ पार्लर। मैं तुझे जगराता में ही मिलूंगी। जी माँ। जा। टेक रेस्ट योगेश। झूठी? बिल्कुल, वो झूठी ही है। देख लूंगी मैं उसे, लेकिन तू शांत रहा कर। ये ले।
तू आराम से बैठ के चाय और नाश्ता कर ले। मैं जगराता जा रही हूँ, तेरे लिए बिरयानी बना के रखी है, गरम करके खा लेना। हम दोनों सुबह तक आ जाएंगे, ठीक है बेटा? गिर ले। सब झूठ है, सब। बस राजीव साहब, अपने अंदर ना आजादी की हवा भर रहा हूँ। फिलोसोफर, हवा भर ली, टाइम पास कर लिया, चल ऊपर चढ़। बंटी की पूरी गैंग को पकड़वाकर मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप अपना वादा पूरा करिए। तू टेंशन क्यों ले रहा है? विटनेस प्रोटेक्शन सेल में तेरा नाम डाल दिया है, तेरी सजा कम हो जाएगी, उन्हें बात कर ली है। तू चलना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? चल। शुक्रिया राजीव साहब। हाँ चल चल चल। उसका लाइट का ध्यान रखना, ठीक है? अपने सेल में जाना चुपचाप। ठीक है ठीक है। चल ऊपर चल। एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दूसरे क्रिमिनल को जेल से भगा दिया। आई एग्री सर, राजीव ने जो किया वो गलत था, लेकिन आप उसका रिजल्ट भी तो देखिए सर। बंटी जो 2 साल से फरार था, हमारे हाथ नहीं आ रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ राजीव वो आज हमारी कस्टडी में है। आप राजीव को बुलाइए। सर। सर रिलैक्स। थैंक यू सर। राजीव तुम्हें सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले 1 महीने के लिए तुम कंट्रोल रूम में पोस्टेड रहोगे। बट सर, डिसीजन लिया जा चुका है, प्लीज डोंट आर्ग्यू। बट सर तुम आज ही कंट्रोल रूम ज्वाइन करोगे। सर मैं मानता हूँ कि मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन आप ही बताइए, अगर एक एम्बुलेंस इमरजेंसी में सिग्नल तोड़ती है तो क्या आप एम्बुलेंस के ड्राइवर पर कानून तोड़ने का चार्ज लगाएंगे? हाँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं सर। जय हिंद सर। योगेश, बेटा तू? क्या है ये? मरा नहीं माँ, कुछ मारा गया। योगेश, योगेश, योगेश। माँ, फिर से बुरा सपना देखा? आप पानी पीजिए। सॉरी सर, शिवा को पकड़ने का प्लान हम दोनों का था और सजा भी हम दोनों को ही मिलनी चाहिए थी। तू क्यों गिल्ट फील कर रहा है? तुझ पे थोड़ी सीनियर्स पे गुस्सा हूं मैं। ये पटक दिया कंट्रोल रूम में, उससे अच्छा सस्पेंड ही कर देते। सर, आपकी माताजी आई है। मेरा मतलब आपकी मम्मी की सिफारिश लेकर कोई माताजी आई है।
कौन है? मेरा नाम गीता गुप्ता है और ये है मेरी बहू करिश्मा। आपकी माँ जब भी यहाँ होती है तो वो और मैं एक ही माता की चौकी मंडली में जाते हैं। ओह, आई एम सॉरी बट 4 महीने पहले आपके ही बेटे योगेश की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, राइट? मेरे बेटे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसे मारा गया था। एक सेकंड। आपकी बेटे के मौत के 4 महीने बाद आप ये कह रही है कि उसका मर्डर हुआ था। ये किस बेसिस पे कह सकती है आप? उसने मुझे खुद बताया है कि उसका मर्डर हुआ है। उसने मुझे सपने में आके ये सब बताया। देखिए, मैं जानती हूँ आपको मम्मी की बात तो विश्वास नहीं होगा, पर जब से योगेश गए हैं तब से मम्मी को डरावने सपने आने लगे हैं। योगेश मुझे कुछ कहना चाहता है, वो अपनी मौत का इंसाफ चाहता है, इसीलिए हम दोनों यहाँ आए हैं। गीता जी, मैं आपसे क्या कहूँ? देखिए, मैं चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास कोई केस ही नहीं है। देखिए, किसी भी डरावने सपने को बेस बना के हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? देखिए गीता जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आंटी जी की कहानी काफी फिल्मी थी। अरे आप लोग यहाँ इस वक्त? बेटा वो अंदर आइए। हाँ माँ जी बोलिए। योगेश के गुजरने से 2 दिन पहले उसका फुल बॉडी चेकअप हुआ था। अब देखिए, वो बिल्कुल तंदुरुस्त था, फिर ऐसे कैसे अचानक उसे हार्ट अटैक हो सकता है? देखिए माँ जी, आपको ही पता है कि आजकल 25-26 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक आ जाता है। वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। राजू बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि मैंने जो सपने में देखा उसे सच मानना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुझे भी ये सब भुला पाना मुश्किल है। देखिए मम्मी जी बस ये चाहती हैं कि एक बार योगेश का केस आप इन्वेस्टिगेट करें। हाँ, मैंने पहले भी इसीलिए एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन तब उस इंस्पेक्टर ने उस डॉक्टर से बात की जिसने योगेश को डेड डिक्लेयर किया था, और डॉक्टर ने इंस्पेक्टर से कहा था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, और इंस्पेक्टर ने वो केस बंद करा दिया बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप एक बार योगेश के केस को इन्वेस्टिगेट करें, फिर आप जिस भी नतीजे पर पहुंचोगे कि मेरा बेटा हार्ट अटैक से मरा या कुछ भी, मैं बिना किसी सवाल के मान लूंगी। कम से कम मुझे ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि मैंने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। ओके, कल आप दोनों हेडक्वार्टर आ जाइएगा, मैं केस को रीओपन कराने का रास्ता ढूंढता हूँ। सर, आप भावुक होकर भूल कर रहे हैं। इस केस को हाथ में लेने का मतलब है हवा को हाथ में पकड़ना। कुछ हाथ नहीं लगेगा सर। सर ये लीजिए, चाय पीजिए। सर आप बताइए, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? मुझे पता है कंट्रोल रूम से इन्वेस्टिगेशन अलाउड नहीं है, पर गीता जी जिद पे अड़ी है। एटलीस्ट उनको तो सुकून मिलेगा, अनऑफिशियली सही, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। और पता है कल क्या कह रही थी? योगेश की डेथ के 2 दिन पहले उसका हेल्थ चेकअप हुआ था और वो पूरी तरह से फिट था। सर वैसे ही उसकी डेथ रिपोर्ट भी कह रही है देयर इज नो फाउल प्ले। और सर हार्ट अटैक आजकल लॉटरी की तरह हो गया है, कब किसकी निकल जाए कुछ पता नहीं। सर एक बात बताइए, एक तो 4 महीने पुराना केस है, ऊपर से लाश का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, सारी की सारी अस्थियां गंगा में बहा दी गई है। बचा क्या है हमारे पास इस केस में सर, सिवाय एक माँ के सपने के? आइए गीता जी, शुरू से शुरू करते हैं। 29 मार्च जिस दिन आपके बेटे योगेश की डेथ हुई थी, उस दिन क्या क्या हुआ था? 29 मार्च को सुबह 4-4:30 बजे के आसपास मैं और करिश्मा जगराता से वापस घर पे लौटे थे। योगेश, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? योगेश! बेजान पड़ा था मेरा बेटा। हमने फौरन डॉक्टर को बुलाया,
डॉक्टर ने योगेश को डेड डिक्लेयर कर दिया। और अगले दिन जब योगेश की मेडिकल रिपोर्ट देखी तो सवाल ये उठा कि अचानक ऐसे कैसे योगेश की मौत हार्ट अटैक से हो सकती है। इसीलिए मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी। आपने जो पुरानी एफआईआर दर्ज करी है उसकी डिटेल्स दीजिए, मैं वो फाइल मंगवाता हूँ। केसरी ओपन हो रहा है, इसलिए योगेश के इंश्योरेंस क्लेम पास होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें हर महीने। माँ प्लीज़, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप खाना खाइए। हेलो, योगेश का कमरा देख सकता हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ये दोनों मेरे पोते हैं, युवराज और योहान, दून स्कूल में पढ़ते हैं। ये कौन है? विवेक, योगेश का दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी। ये लैपटॉप किसका है? योगेश का। करिश्मा जी, आपके पास योगेश की कोई फोटो होगी उस दिन की जिस दिन उसकी डेथ हुई? मेरे बेटे युहान ने अपने भाई के लिए लिया था। युवराज का बोर्ड एग्जाम था, इसलिए वो अपने पापा को आखिरी बार देखने नहीं आ पाया था। योहान से कांटेक्ट करके वो फोटो मुझे भेज दीजिए। और भी कोई वीडियोस या फोटोज लिए गए होंगे विधि के समय तो वो भी भेज दीजिएगा। मैं ये लैपटॉप और हार्ड डिस्क लेके जाता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये कौन सी दवाई ले रहा था योगेश? एंटी एंजाइटी पिल्स। आज जो अपॉइंटमेंट है आप उसकी लिस्ट लेके आए। देखिए आज डॉक्टर साहब, मुझे अभी आपसे बात करनी बहुत जरूरी। ओके ओके, काम डाउन काम डाउन। नहीं डॉक्टर काम डाउन। योगेश काम डाउन। क्या चला आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है? योगेश शांत हो जाओ, शांत हो जाओ योगेश, रिलैक्स। अब बोलो योगेश, क्या बात है? सो नहीं पा रहा हूँ, कल से भी पूरी रात जगा रहा मैं। दिमाग कह रहा है सो जाओ सो जाओ, पर आंखें दिमाग का साथ ही नहीं दे रही। स्लीपिंग पिल्स दी थी ना, काम नहीं कर रही? नहीं डॉक्टर, अगले महीने 28 तारीख को मेरी मीटिंग है दुबई में। करोड़ों की डील है और मेरा हाल देख रहे हैं आप। इस साल में गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर मुझे हैवी डोज दीजिए डॉक्टर, मैं महंगे से महंगे इलाज कराने के लिए तैयार हूँ। योगेश का मन बहुत बेचैन रहता था। जब मेरे पास आया था उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया था, जिसका मैंने ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया था और उसको कुछ दवाइयाँ भी लिख के दी थी। तो उसे कुछ फायदा हुआ था? बिल्कुल। माँ, फिर से बुरा सपना देखा? इस पेनड्राइव में योगेश की आखिरी फोटोज हैं और एक रिलेटिव ने फ्यूनरल की कुछ वीडियोस भी ली थी, वो भी हैं। ओके, थैंक यू। वैसे उस रात जब आप दोनों जगराता के लिए चले गए थे तो योगेश से मिलने आया था कोई, या कुछ अजीब हुआ था उस रात? ऐसा कुछ नहीं। एक बात याद आ रही है, योगेश की सेक्रेटरी आयशा और विवेक ये दोनों फ्यूनरल पर नहीं आए थे।
जबकि विवेक योगेश के बहुत क्लोज थे। रस्तोगी, आयशा और विवेक का नंबर ले लो। तो जब से कैमरा आया है मतलब लोग कुछ भी शूट करते हैं। बताओ, फ्यूनरल की भी रिकॉर्डिंग करते हैं, अजीब है। सर इस केस से कुछ मिलेगा भी या नहीं? चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन अभी भी 3 लोगों से पूछताछ बाकी है। एक विवेक, योगेश का बिजनेस पार्टनर, और दूसरी आयशा, उसकी सेक्रेटरी। तीसरा कौन है सर? योगेश के घर का वॉचमैन बबलू, क्योंकि गीता जी और करिश्मा के जाने के बाद क्या हुआ उसी को पता होगा। देखते हैं वॉचमैन ने कितनी वॉच रखी घर पे। ये कितने की गाड़ी है? मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं किया ना। नहीं था। वेरी गुड, हम भी ऐसे ही इंसान को ढूंढ रहे जिसने ना कुछ भी नहीं किया, बाद में ना सब कुछ बता। देख बबलू, डर मत, अब ठीक से याद करके बता कि 28 मार्च को योगेश के घर में कौन कौन आया था, कौन गया था और क्या क्या हुआ था। वो दिन बड़ा ही बेकार दिन था। एक के बाद एक तमाशे हो रहे थे योगेश साहब के घर पे। फिर गीता जी आई, उन्होंने योगेश साहब को समझाया। उसके बाद करिश्मा मैम चली गई। ये करिश्मा मैम घर से कितने बजे निकली थी? लगभग 5:30 बजा होगा साहब, क्योंकि मैं वही टाइम पे चाय पीता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ था? फिर 7 साढ़े 7 बजे मैंने एक और झगड़े की आवाज़ सुनी। क्या है ये योगेश? तूने अपनी माँ को इतना बड़ा धोखा दिया, मेरे नकली साइन करके अपनी पुश्तैनी जमीन बिकवा दी। क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो माँ? तुम क्या करती हो जमीन का? मुझे बिजनेस में जरूरत थी पैसों की तो मैंने उठा के बेच दिया, और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद तो वो जमीन मेरी होने वाली थी ना, तो क्या गलत किया? अरे तो मुझे बता दिया होता, मेरी नकली साइन क्यों की? इसी मेलोड्रामा से बचने के लिए कि पापा की आखिरी निशानी है, पुश्तैनी जमीन है, ब्ला 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 ब्ला। तेरे पापा का अरमान था उस जमीन को लेके। पापा नहीं रहे अब सारे फैसले मुझे करने हैं। अब आपको संभालना भी मुझे है माँ। मैं आपको अच्छे से नहीं संभाल रहा हूँ क्या? आजकल के बच्चों को देखिए, वो अपने माँ बाप को उठा के वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ माँ। मैं आपको संभाल रहा हूँ, है कि नहीं माँ? गीता मैम के जाने के बाद विवेक साहब और आयशा मैम आए थे, यही करीब 9 साढ़े 9 बजे। विवेक सर और आयशा मैडम जी जब आए तब घर के अंदर जाने से पहले दोनों काफी देर तक कार में कुछ बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो अंदर चले गए साहब। तो इसकी रजिस्टर में एंट्री क्यों नहीं करवाई? साहब ये दोनों अक्सर वहां मिलने आया करते थे। बबलू, तो फिर से मत कहना कि तूने फिर से कोई झगड़े की आवाज सुनी थी। योगेश बहुत हो गया तेरा, मान ले मेरा प्रपोजल, मैं तंग आ गया हूँ तेरी जिद से। तंग तो मैं आ गया हूँ, हर बार तेरी वजह से मुझे घाटा हुआ है। अबे गधा है तू, एक नंबर का गधा। साले अगर नंगों के शहर में ना तुझे लंगोट बेचने के लिए बेच दूं तो वो भी नहीं बेच सकता तू। साले बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। तू मुझे अपना डिसीजन बता कि तू है या नहीं मेरे साथ। नहीं हूं, बोल अब क्या करेगा, बोल। कॉलर छोड़। नहीं छोड़ूंगा, कॉलर छोड़। नहीं छोड़ूंगा साले। काम डाउन, इधर बैठो तुम। सिट। सर आप भी बैठिए। आप लोग दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर्स हैं, अगर आप साथ में काम नहीं कर सकते तो अलग हो जाइए, ये क्या तरीका है? आयशा मैडम ने बात को संभाल लिया, फिर दोनों शांत होकर बैठ गए। थोड़े टाइम बाद आयशा मैम वहाँ से चले गए, और फिर ठीक आधे घंटे बाद विवेक साहब भी वहाँ से चले गए गाड़ी में बैठकर। उसके बाद कोई नहीं आया साहब। कोई आया नहीं है? तूने देखा नहीं? साहब 12 बजे मैं सोने चला जाता हूँ, उसके बाद कोई आएगा भी तो कैसे पता लगेगा मुझे? ये सब तूने गीता जी और करिश्मा को बताया था? नहीं साहब, किसी ने पूछा नहीं तो सामने से जाके क्या बताता साहब।
वैसे योगी साहब बहुत अच्छे इंसान थे साहब, दिलदार थे। अरे बबलू, जी कहाँ साहब। खोए हो तुम? कुछ नहीं साहब, बस वो ये लो 1 लाख रुपए पूरे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, अच्छे से करवाना। शुक्रिया साहब, मैं ये रकम आपको जल्दी ही 1 साल में वापस लौटा दूंगा साहब। मेरे पैसे मेरे अपने ही खा जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये सब सच लग रहा है सर? मुझे तो ये सब कहानी लग रही है। नहीं रस्तोगी जी, मुझे सिर्फ ये कहानी नहीं लग रही है, इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। जी सर, आप सही थे, काफ़ी सारी नई चीज़ें निकल कर आई है इसमें। पता है, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये केस ऐसे पलटेगा। पहले तो ये सिंपल हार्ट अटैक का केस लग रहा था, लेकिन अब 3 सस्पेक्ट सामने आए। पहला तो वो विवेक, योगेश का बिजनेस पार्टनर। जी सर, वो आखिरी इंसान जो योगेश के घर से बाहर निकला था। हाँ सर, हो सकता है आयशा मैडम भी मिली हुई हो सकता है, क्योंकि आयशा और विवेक योगेश के फ्यूनरल पे नहीं गए थे, और ऊपर से करिश्मा ने जो विवेक का नंबर दिया है वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। दूसरा सस्पेक्ट एक करिश्मा हो सकती है, क्योंकि इसके योगेश से बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। सर, तो फिर तीसरा सस्पेक्ट कौन हो सकता है? योगेश की माँ गीता गुप्ता। देख, हो सकता है उन्हें जो भी सपने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके ही अंदर का गिल्ट है, जो उनको चैन से सोने नहीं दे रहा है। लेकिन सर, वो खुद ये केस रीओपन करवा के अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी करेगी? कमलेश, उन्हें भी यही लग रहा हो कि हम भी यही सोचकर बैठे रहेंगे और उन पर डाउट नहीं आएगा, इसलिए वो खुद सामने से आई और केस को रीओपन करवाया। हाँ, नहीं बताया मैंने योगेश और मेरे झगड़े के बारे में, लेकिन इस झगड़े से योगेश की मौत का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, लेना देना है या नहीं है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चला। खैर, आपने हमें पहले कुछ बताया नहीं है, तो अभी बता दीजिए। उस रात तेरे पापा का अरमान था उस जमीन को लेके। पापा नहीं रहे अब सारे फैसले मुझे करने हैं, अब आपको संभालना भी मुझे है। माँ, आपको बुरा तो लगा होगा योगेश किस बर्ताव से। मेरा बेटा गुस्से में कुछ भी बोल देता था, लेकिन वो दिल से बुरा नहीं था। उस दिन जब मैं बाहर गई थी तो उसने मुझे थोड़ी देर बाद मैसेज किया था। हाँ, ये देखिए। जी सर, हमारा झगड़ा हुआ था। एक्चुअली योगेश थोड़ा इम्पल्सिव था, बात बात पर गुस्सा हो जाता था। तो आप इस रिश्ते में सिर्फ अपने बच्चों की वजह से थी? सर, माना कि उनमें कमियां थी, वो कुछ भी बोल देते थे, पर वो दिल के बुरे नहीं थे सर। तो उस रात आपको भी सॉरी मैसेज आया होगा? जी कुछ नहीं, आगे क्या हुआ? सर, उसके बाद मैं पार्लर गई और 8 बजे के आसपास मैं मम्मी जी से जगराते में मिली। हाँ, जगराता में करिश्मा पूरा वक्त मेरे साथ में ही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है। आयशा जी, राजीव सर के पास टाइम कम है और डंडे ज़्यादा। ये देख रही हैं आप श्वेता जी को? इनको डंडा देकर आपके पीछे लगा देंगे। देखिए, आपके बॉस योगेश का पार्टनर विवेक फरार है, अब उसको तो हम पकड़ लेंगे। आप बस सिर्फ इतना बता दीजिए कि 28 मार्च को जब आप योगेश के घर पर गई थी तो योगेश और विवेक के बीच में झगड़ा हो रहा था, वो किस बात को लेकर हो रहा था? कमलेश जी सर। कुछ बोला इसने? हाँ सर, बोलने वाली है ना। सर, विवेक और योगेश सर ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जीवन नगर में। विवेक चाहता था कि वहाँ की झोपड़ियों को तुड़वाकर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए और वहाँ पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन योगेश सर चाहते थे कि ये सब लीगली हो। बस इसी बात पर इन दोनों में झगड़ा हो गया था। विवेक, calm down, इधर बैठो तुम। Sit. सर, आप भी बैठिए। आप लोग दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर्स हैं, अगर आप साथ में काम नहीं कर सकते तो अलग हो जाइए। ये क्या तरीका है? आयशा जी, आपको क्या लगता है ये विवेक ने वाकई में योगेश का मर्डर किया होगा? सर, मुझे नहीं पता। उस दिन मेरी माँ बीमार थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और मुझे उस दिन जल्दी निकलना पड़ा था। लेकिन हाँ, जिस दिन हम योगेश सर के घर जा रहे थे तब विवेक बहुत गुस्से में था। इसके सर पे ना सच्चाई का भूत सवार है। एक जमीन के लिए इतना वेट नहीं कर सकता मैं। देखो विवेक, तुम्हें योगेश सर से थोड़े ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। क्या ठंडे दिमाग से बात करूं मैं? अच्छा,
अच्छा एक बात बताइए, कहीं आपने तो छुपा के नहीं रखा है विवेक को? नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए आयशा जी, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो हम भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। जो भी जानती हो सीधा सीधा बता दो, वरना ये। अच्छा ये श्वेता के बारे में पता है? अच्छे से बता दिया सर। मिलना चाहोगी? सर आयशा ने जो लोकेशन बताई थी उस पर हम नजर रखे हुए हैं। विवेक, विवेक मार खा के बोलेगा कि बोलने के बाद मार खाएगा? चॉइस तेरी। देख हमें सब पता है कि योगेश की मौत में तेरा ही हाथ है। बहुत नफरत करता था ना उससे। कितने? 12 लाख रुपए। और ब्याज कर मिलाकर कितने देने तेरे को? 15 लाख रुपए चोपड़ा को। चले एक बार मार्केट से पैसा उठाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। इस साले ने अपनी गाड़ी तक बेच दी। अब तुम शांत। चुप, कोई नहीं बीच में बोलेगा। योगेश माँ बे चुप, एकदम चुप माँ। इससे गलती हुई है और इसे इसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। क्यों साले, है ना? यह है तेरी गलती की सजा। नई गाड़ी तेरे लिए। पर योगेश, अरे रख, चोपड़ा को मैंने आधे पैसे दे दिए हैं और आधे उसको तू देगा, ठीक है? और अब ये सब सारी चीजें खत्म कर और चुपचाप मेरे साथ बिजनेस में आ जा। चुप, चल आ जा। सर मैं क्यों उसे मारूंगा? योगेश और मैं तो भाइयों की तरह थे। हाँ, हम दोनों साथ में बिजनेस करते थे, लेकिन हम दोनों की सोच अलग थी, इसलिए हम दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। मैं तो उसे कभी मारने का सोच भी नहीं सकता। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब योगेश का ही तो है। भाई मानता था ना उसे, तो उसके फ्यूनरल पे क्यों नहीं गया? सर उस रात हमारे बीच में बहुत झगड़ा हुआ था, और जब मुझे पता लगा कि उसी रात उसे हार्ट अटैक आया तो मुझे लगा कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत गिल्ट में था सर, इसलिए नहीं गया। गिल्टी तो हम भी मान रहे हैं। उस रात को योगेश के सर पे फ्लावर वास फोड़ने वाला था ना तू। आयशा ने हमें सब कुछ सच बता दिया है। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूँगा? हाँ, हमारे बीच उस रात को बहुत झगड़ा हुआ था, लेकिन आयशा के जाने के बाद मैंने और योगेश ने दिल खोलकर बातें की थी। और सर उसने मुझे अपनी तकलीफ के बारे में बताया था। कैसी तकलीफ? सब गलत हो रहा है यार, खुद पर काबू ही नहीं रहता। रोज झगड़ा होता है करिश्मा से। आज भी मैंने उसको बहुत भला बुरा बोला, बहुत झगड़े हुए, लड़ाई हुई, माँ को भी नहीं छोड़ाया। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने बच्चों को यहाँ से दूर किया। लेकिन यार तू तो बता रहा था कि डॉक्टर अग्रवाल की दवाइयाँ तेरे पर काफ़ी असर कर रही है। जिस दिन लेता हूँ तब तक असर करती है, और जिस दिन नहीं लिया तो तू टेंशन मत ले। मैं ना एक साइकेट्रिस्ट को जानता हूँ। मैं बात करता हूँ ना तेरे लिए। तू रिलैक्स कर। मुझे पता है तुझे बेस्ट रिलैक्स कराने का तरीका। एक मिनट रुक। तेरा फेवरेट गाना, तेरी फेवरेट ड्रिंक के साथ में इससे बेस्ट रिलैक्सेशन कोई चीज हो ही नहीं सकती। सर जब मैं वहां से निकला तो योगेश बहुत अच्छे मूड में था, और उसका मेरे जाने के बाद भी मुझे टेक्स्ट भी आया। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। सर अगर मुझे पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो मैं वहां से जाता क्यों? ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ शहर छोड़ के जाने की सोचना भी नहीं। ठीक है सर। सर वो मुझे आपको कुछ बताना है। सर योगेश की मम्मी गीता आंटी, एक्चुअली एक ज़माने के अंदर मेरे पापा और योगेश के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब उनकी शादी गीता आंटी से हुई तो उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। और फिर जब कॉलेज में मेरी और योगेश की मुलाकात हुई तो हम दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन सर गीता आंटी ना काफ़ी कंट्रोलिंग फ्रीडी लेडी है। पति हो या फिर बेटा, वो दोनों को कंट्रोल करके रखती थी। उनको उसी में खुशी मिलती थी, तो शायद सर कुछ। ठीक है तुम जाओ।
सर वो हार्ड डिस्क ओपन हो गया है। कुछ मिला? सर अभी तो देखना शुरू किया है, बहुत सारे वीडियो है। हेलो, हाँ ठीक। सर कोई बाबा का एड्रेस मिला है जिससे योगेश कोई शक्तिवर्धक दवाई लेता था। शक्तिवर्धक दवा? और ये बाबा कौन है? ये बालक योगेश हमारी औषधियां ग्रहण करता था साहब। कैसी औषधि? बहुत दुर्लभ औषधि हैं और बहुत कीमती भी। ऐसी क्या खास बात है इस औषधि में? ये औषधि मानव को महामानव बनाती है साहब। खाते ही व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऐसे मान लो कि जैसे 10-10 हाथियों की शक्ति उसके अंदर आ गई हो। बहुत अद्भुत औषधि है साहब, बहुत अद्भुत। अरे यार कितनी वीडियो है रे बाबा। योगेश के लैपटॉप से कुछ मिला? अरे सर देखते देखते मेरी आंखें बटन हो गई। अभी भी कम से कम 20 वीडियो है। जितने भी वीडियो देखे ना सबके सब वेकेशन और प्रेजेंटेशन के थे। फिर भी सर ट्राई करता हूँ। दूर रहो मुझसे, योगेश दूर रहो मुझसे, योगेश मुझे प्लीज, योगेश दूर रहो मुझसे। सर एक मिनट ये सुनिए। कहा ना मैंने, हर हस्बैंड वाइफ की तरह मेरे और योगेश के बीच में भी प्रॉब्लम्स थी एंड इट्स नॉर्मल। दूर रहो मुझसे, योगेश दूर रहो मुझसे। ये सब आपको नॉर्मल लगता है? योगेश नहीं, I can't believe it। वो ये सब शूट भी करता था। परवर्ट। देखिए ये वीडियोस कभी भी बाहर नहीं आएंगे, लेकिन योगेश की मौत का सच हम बाहर ला कर रहेंगे और इसके लिए आपका सच बोलना बहुत ज़रूरी है। हमें पता चला है कि योगेश किसी बाबा से शक्तिवर्धक दवाइयाँ लेता था। हाँ, योगेश की अजीब सी फैंटेसीज थी। जब हम दोनों थी सीजर, नाइफ, स्क्रू ड्राइवर, सब कुछ। तो ये सब आपने गीता जी को बताया? नहीं प्लीज, आप उन्हें कुछ मत बताइएगा, उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा एंड इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज। इतना सब होने के बाद भी आपने योगेश से कभी तलाक लेने के बारे में नहीं सोचा? माना कि योगेश ने पिछले 1 साल में मुझे बहुत तकलीफ दी थी, पर 15 साल का रिलेशन था हमारा और ये 15 साल हमने हंसी खुशी बिताए। वो मेरा पति था, मेरे बच्चों का पिता। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? देखिए मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। मुझे ये योगेश का कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा। राम और रावण दोनों बसे थे सर उसमें। अमरीश, राम और रावण तो हम सब में बसे होते हैं। अब मैटर ये करता है कि हमारा दिमाग किसकी सुनता है, राम की या रावण की। सर बात वहीं आकर रुक जाती है। योगेश का अगर मर्डर हुआ है तो मोटिव किसके पास था? विवेक, जिसकी उसने बहुत बेइज्जती की थी। नहीं नहीं नहीं, इन सब में सबसे ज्यादा सफर करिश्मा ने किया है। तो अगर किसी के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव है तो वो है करिश्मा। सर आपका शक अगर सही भी है तो करिश्मा ने करिश्मा किया कैसे? योगेश की माँ ने हमें गवाही दी है कि करिश्मा जगराते में रात भर उनके साथ। लेकिन ऐसा कौन कह रहा है कि हमें गीता जी पर भरोसा कर लेना चाहिए? वो भी तो अपनी बहू के साथ मिली हो सकती है। चेक करो, इन सब पर नजर रखो। और हाँ, इनके मोबाइल डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स और सोशल मीडिया डिटेल्स सब चेक करो, इंक्लूडिंग गीता जी। एटर्नल लव 50-50 क्या नाम है? अरे सर सारे सस्पेक्ट की सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे स्कैनिंग की, उसमें से एक ऑनलाइन स्टॉकर हाथ लगा है। एटर्नल लव 50-50 पिछले कई साल से एक करिश्मा को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। 2 साल पहले भी इसने करिश्मा को कुछ मैसेजेस किए थे। सर जब ये करिश्मा कॉलेज में थी ना तो मिस दिल्ली रह चुकी थी। तू क्या इतने सालों बाद ये फिर से आ गया? कुछ भी? अरे सर ऐसा ही है, ये स्टॉकर ने कितनी बार करिश्मा को प्रपोज भी किया था, पर कुछ टाइम बाद करिश्मा के डांटने पर इसने मैसेजेस करना बंद कर दिया। इसका प्रोफाइल तो देखो, है कौन ये?
लगता है ये HNF जिम का मेंबर है। रस्तोगी, ये जिम के मेंबर्स की लिस्ट निकालो। कितने लोग हैं? 5000 के आसपास लोग हैं। मेरे गांव से भी ज्यादा लोग तो तुम्हारी जिम में हैं। कुछ मिला? सर पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा मिला है। ये देखिए, हमने ये जिम मेंबर्स की लिस्ट देखी थी और इसमें जो ये नंबर्स दिए गए इन सब की लोकेशन को हमने मैच किया। उनमें से सर ये एक नंबर मर्डर वाली रात उसी एरिया में एक्टिव था। रात को 1 बजे इस नंबर पर पहले कॉल आया और उसके बाद एक मैसेज। ये नंबर एटर्नल लव का है? सर इस नंबर की हमने और डिटेल्स निकाली तो इसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से पता चला कि ऑनलाइन इसमें कोई ड्रग के बारे में सर्च किया गया था। हो सकता है इस ड्रग का इस्तेमाल योगेश के हार्ट को जमाने के लिए किया गया हो, ताकि नेचुरल डेथ की आड़ में मर्डर को छुपाया जा सके। ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन आप बताएंगे बात क्या है? अरे बैठ, देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आप मुझे ऐसे जबरदस्ती नहीं रख सकते। ओह, तू कुछ नहीं बोलेगा ना तब भी तू फंस चुका है। एटर्नल लव, क्योंकि तेरे साथी ने सब कबूल कर लिया। मुझसे गद्दारी? गद्दारी नहीं, समझदारी की उसने। अब तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है। जी मैं जा सकती हूँ। अरे रुकिए, पहले ये वीडियो देख लीजिए। करिश्मा जी, आपके एटर्नल लव ने अपना जुर्म कन्फेस कर लिया है और वो केमिस्ट जिससे आपने ब्लड थिकर खरीदा था उसका भी पता हमने लगा लिया है। मेडिकल से खरीदा था ना, तो ढूंढते ढूंढते पैर दर्द करने लग गए मेरे। करिश्मा जी, अब तो कन्फेस कर लीजिए, थोड़ी सजा कम हो जाएगी। सब कुछ ठीक होता, लेकिन माँ को सपने आने लगे। सपने में योगेश देखने लगा। उन्होंने पुलिस स्टेशन आने का मन बना लिया, इसलिए मजबूरन मुझे भी उनके साथ आना पड़ा ताकि उन्हें मुझ पर कोई शक ना हो। करिश्मा, अगर तुमने सब कन्फेस नहीं किया होता ना तो हम लोग बच जाते। कोई सबूत नहीं था इन लोगों के पास। आकाश, तुमने पहले कन्फेस किया, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। झूठ मत बोलो, देखा था मैंने तुम्हें इस लेडी कांस्टेबल को अपना कन्फेशन लिखाते हुए। बेवकूफ, मैं बस उसे इन्फॉर्मेशन दे रही थी। अरे लवबर्ड्स, झगड़े क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों की थोड़ी गलती है। वो तो हमने प्लान किया था तुमसे सच उगलवाने के लिए। करिश्मा जी ने एक दूसरा नंबर भी ले रखा था जिसके बारे में हमें नहीं बताया, और उस नंबर की लोकेशन रात को 1 बजे योगेश के घर की थी। उस नंबर से हमें और भी इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन ये भी जरूरी था कि तुम दोनों अपने मुंह से उगलो। मैंने योगेश की दोस्ती आकाश से कराई थी, ये भी प्लान का एक हिस्सा था। उस रात हमारे जाने के बाद आकाश घर पर आया था। आकाश तू? योगेश, अरे वो दरवाजा खुला देखा तो मैं अंदर आ गया। ये देख स्कॉच लाया हूँ, महफिल जमाते हैं। जा किचन से ग्लास लेके चल। मैं लाया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम लोग अंदर कैसे घुसे? वो वॉचमैन बबलू, उसको पैसे देते और बोला था चुपचाप जाके अंदर सो जा। करिश्मा, तुझे अगर इतनी तकलीफ ही थी तो छोड़ देती मेरे बेटे को। जान से मारने की क्या जरूरत थी? कमलेश, रस्तोगी, चलो। साहब, योगेश के मर्डर में जो पिलो यूज हुआ था वो हमें योगेश के घर के बैकयार्ड की कचरे के ढेर से मिला है। और सर लकीली जो उस पर सलाइवा हमें मिली थी उसकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। योगेश के डीएनए से मैच होती है सर, और आकाश के बाल के ट्रेसेस भी पिलो पर मिले हैं। ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनेगा इस केस में। राइट सर। और बबलू का क्या हुआ? सर बबलू को तो धर लिया है। ये न्यूज़ देखिए क्या हेडलाइंस छपी है। 4 महीने बाद खुला मौत का राज, पत्नी ही निकली कातिल। क्या केस था ये? हाँ, कोई मानेगा भी नहीं कि
एक सपने ने सच्चाई सामने ला दी। अगर माँ ने गीता जी को हमारे पास नहीं भेजा होता तो ना ही ये केस खुलता और ना ही हमें कातिल का पता चलता। इस केस से एक बात तो पता चल गई है कि माँ की बात मान लेनी चाहिए।